देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मौजूद दोस्तों। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों पर पहले किनारा कर रही थी चुनाव आयोग, लेकिन अचानक से लिया गया ऐसा फैसला जिसके बाद चुनाव आयुक्त को राहुल गांधी ने सीधा मैसेज करते हुए निशाना भी साधा है और चुनौती भी दी है। दोस्तों बताएंगे क्या बोले हैं राहुल गांधी। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भाजपा के खिलाफ लोगों का जबरदस्त तरीके का गुस्सा देखने को मिला। दोस्तों बताएंगे कहां पर बीजेपी के दफ्तर को फूका गया दोस्तों, और इसके बाद बीजेपी सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से भी जानकारी दी गई है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और क्या होने वाली है आंदोलन की नई रूपरेखा, बताएंगे डिटेल में पूरी जानकारी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार का अपने ही राज्य के अंदर जोरदार तरीके से विरोध होने लगा है दोस्तों। मुर्दाबाद के नारे तक लगे हैं और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के सामने वोट चोर गद्दी छोड़कर जैसे ही नारा लगाया गया, भाजपा के नेता मुंह चुराकर पलटने लगे। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के पटना में स्वागत के बाद पार्टी ने बिहार में आखिरकार सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद क्या बड़े फैसले लिए हैं दोस्तों, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की ओर से एक बार फिर से ऐसा बयान दिया गया है दोस्तों, जिससे भाजपा समर्थकों की फिर से हालत खराब होने जा रही है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है और महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के अलंद विधानसभा सीट को लेकर राहुल गांधी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने डिटेल में जानकारी देते हुए बताया था कि कैसे अलंद विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6000 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, वो भी एक जगह बैठकर इन सभी लोगों के नाम काटे गए दोस्तों। यानी नाम काटने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो भी कहीं और से भर दिया गया था, यानी कर्नाटका के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने वाले दूसरे राज्यों में बैठकर ऐसा कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने कई सारे सबूत देकर सवाल पूछे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन लोगों के नाम नहीं कटा करते, यानी चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि कर्नाटका के अलंद विधानसभा सीट पर 6000 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। ऑनलाइन बैठकर किसी एक व्यक्ति ने एक फोन नंबर से कई सारे लोगों के नाम काट दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप मानते हैं कि नाम नहीं काटे जा सकते तो बताओ कि ये जो नाम काटे गए हैं अलग अलग नंबर से कर्नाटका से अलग किसी राज्य में बैठकर व्यक्ति ने, तो बताया जाए कि आखिर कौन से IP एड्रेस से ऐसा किया गया है। और पोर्ट नंबर भी मांगा गया था दोस्तों, एक तरीके से पूछा जा रहा था कि बताओ कौन से IP एड्रेस है, यानी कौन से मोबाइल फोन या सिस्टम से लोगों के नाम काटे गए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने CID को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी दोस्तों, जिसे लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई और कहा कि CID जो महत्वपूर्ण जानकारी मांग रही है चुनाव आयोग उसको रोक रहा है, जबकि राज्य चुनाव आयोग की ओर से भी इस बात की मांग की गई थी दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। इसके बाद आखिरकार जो राहुल गांधी बोल रहे थे दोस्तों वही सच साबित हुआ। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी के सवाल उठाने से पहले पहचान पत्र के नंबर का इस्तेमाल करके किसी भी फोन नंबर से जोड़कर फॉर्म को जमा किया जा सकता था, बिना ये जांचे हुए कि नंबर और विवरण वास्तव में उसी आवेदक का है या नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसको पहचान पत्र का नंबर पता है वो किसी भी मोबाइल का इस्तेमाल करके आवेदन दाखिल कर सकता था दोस्तों, यानी लोगों के नाम काटे जाना संभव था, जो चुनाव आयोग मना कर रहा था। इस मामले पर आखिरकार राहुल गांधी की बात पर एक्शन लेते हुए रातों रात चुनाव आयोग की ओर से फैसला लिया गया दोस्तों। चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया E-साइन का फीचर लॉन्च किया है दोस्तों। इसके तहत वोटर के रूप में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने के लिए जो ऐसा कर रहे हैं उनको आधार कार्ड से जुड़े हुए नंबर यानी मोबाइल फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी, उससे उनकी पहचान होगी कि ये सही व्यक्ति ऐसा कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहते हैं, ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए CID का सबूत कब दे रहे हैं आप, यानी CID को कब सबूत उपलब्ध करवाएंगे। यानी दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, गोदी मीडिया वाले बीजेपी के रास्ते पर निकल जाते हैं और राहुल गांधी को ही निशाने पर लेने लगते हैं दोस्तों, और उसके बाद इस तरीके के बदलाव होते हैं जो राहुल गांधी की बात को सच साबित करता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए उनकी बात का खंडन करना कोई हवाई बात नहीं है और इसीलिए आखिरकार चुनाव आयोग को अपने नियम में बदलाव करने पड़े हैं, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक टाइम में जमकर सपोर्ट किया करते थे सोनम वांगचुक दोस्तों। तब सोनम वांगचुक को बीजेपी के लोग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के तौर पर, इन्वायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद के तौर पर काफी ज्यादा सराहा करते थे दोस्तों। लेकिन जब 2019 के अंदर बीजेपी की सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई दोस्तों, और उसके बाद जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा, एक जम्मू और कश्मीर राज्य में और दूसरा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों। उसके बाद सोनम वांगचुक ने 370 धारा को हटाने का समर्थन किया दोस्तों, और
सोनम वांगचुक ने उम्मीद जताई कि कुछ बड़ा बदलाव होगा, लेकिन जम्मू और कश्मीर के अंदर विधानसभा वापस आई दोस्तों और चुनाव भी करवाए गए और नई सरकार भी बन गई, लेकिन लद्दाख की जो मांगे थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख को लेकर 4 बड़ी मांग की जा रही है। पहला ये कि लद्दाख के अंदर 6ठी अनुसूची लागू की जानी चाहिए, यानी जिस तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर आदिवासी समाज के लोगों के जमीन, संसाधन, संस्कृति और स्थानीय संस्थानों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, वैसे ही लद्दाख के अंदर भी लोगों की जमीन, उनके संसाधन, संस्कृति को सुरक्षित किया जाए और लोगों को आदिवासी का स्टेटस भी मिलना चाहिए। ये कई सारी मांगे थी दोस्तों। इसके साथ में पूर्ण राज्य के दर्जे की भी मांग की जा रही थी दोस्तों और कई सारी और भी मांगे थी, जिसे लेकर 2019 के अंदर ये सारे वादे किए गए थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने पलटी मारी दोस्तों, तो विरोध जोरदार तरीके से आगे बढ़ा और 2019 के मांग को 2024 तक नहीं माना गया दोस्तों। तो उसके बाद सोनम वांगचुक की ओर से भारी विरोध किया गया। उन्होंने अनशन किए, लगभग 3 से 4 बार उनका अनशन हुआ दोस्तों। इसके बावजूद बीजेपी की केंद्र सरकार इस पर केवल आश्वासन देती दिखाई दी दोस्तों, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम में 4 लाख लोगों ने पूरे लद्दाख के अंदर जोरदार तरीके का विरोध किया दोस्तों और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला। 4 लाख लोग सड़कों पर उतरे और कहीं कोई हिंसा देखने को नहीं मिली। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने अपनी मांग को सरकार के सामने रखा। इसके बाद 24 के चुनाव संपन्न हुए दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर सिमट गई और लद्दाख में बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव हार गया। उसके बाद से बातचीत को और ज्यादा स्लो कर दिया गया दोस्तों। फिर 5-5 महीने में जाकर एक बैठक होती है दोस्तों और कुछ मसला सॉल्व नहीं हो पाता। इस मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक ने कहा कि वो अपना आंदोलन शुरू करेंगे दोस्तों। इसके बाद 10 सितंबर 2025 से सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध में शामिल हो गए दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो खाना नहीं खाएंगे और 35 दिनों तक ये आंदोलन करेंगे दोस्तों। इसके बाद उनका अनशन का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बावजूद गोदी मीडिया में इसे लेकर कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिल रही थी दोस्तों। एकदम शांतिपूर्ण माहौल था। ऐसे में खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि बीते दिन 2 व्यक्ति जो अनशन में बैठे हुए थे सोनम वांगचुक के साथ में, वो बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद लेह के अंदर बंद बुलाया जाता है दोस्तों और बंद में भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिलता है और इसके बाद बंद में इतनी ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाता है। सीईसी के दफ्तर को भी तोड़फोड़ करके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है दोस्तों और आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि बाद में सुरक्षा बलों के गाड़ियों को भी तोड़फोड़ दिया गया दोस्तों। इस मामले को लेकर बाद में प्रशासन की ओर से बल का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, जिसमें जान जाने की भी खबर सामने आ रही है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, यहां तक कि सुरक्षा कर्मी भी घायल है दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया और सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट बताने लगे दोस्तों। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की तस्वीरें वायरल करते हुए इस तरीके के दावे करने लगे। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से एक जानकारी आई है दोस्तों। गृह मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा है कि सोनम वांगचुक ने 10 तारीख को अपना अनशन शुरू किया था और वो भूख हड़ताल करते हुए अपनी मांगों को लेकर बातचीत करना चाहते थे। इसके बाद आगे दावा किया जाता है कि बातचीत के रास्ते से कई सारी बातों को मान लिया गया है। हालांकि कुछ राजनीतिक रूप से व्यक्ति उच्च अधिकार प्राप्त समिति के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं है, यानी बातचीत में धीरे धीरे करके सब कुछ सॉल्व हो रहा है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि सोनम वांगचुक लगातार पिछले 5-6 सालों से इस मांग को उठा रहे हैं दोस्तों। इसके बावजूद पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सोनम वांगचुक के हड़ताल पर बीजेपी सरकार के गृह मंत्रालय कहता है कि भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक, वे एचपीसी के चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और स्प्रिंग शैली में विरोध प्रदर्शन और नेपाल के जनजी आंदोलन के विरोध प्रदर्शन का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। यानी सोनम वांगचुक के भाषण के ऊपर आरोप मढ़ा जा रहा है कि उनके कारण इस तरीके का बवाल हुआ है दोस्तों। और इसके बाद जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ऐसी बात लिखी गई है दोस्तों, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में राजनीतिक बयान दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों इसमें स्टेटमेंट देते हुए कहा जाता है कि यह स्पष्ट है कि श्री सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रण करने की जगह, गंभीर प्रयास करने की जगह बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। यानी दोस्तों सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया जा रहा है कि संयोगवश उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। जब अनशन के दौरान इस तरीके की हिंसा होगी दोस्तों तो कोई भी व्यक्ति अपना अनशन तोड़ेगा। महात्मा गांधी ने भी 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा के घटना के बाद, यानी हिंसक घटना के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया था ताकि आंदोलन को शांतिपूर्ण रखा जा सके और हिंसा की कोई जगह ना हो। इस मामले को लेकर सोनम वांगचुक ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि बिना हिंसा के हम लोग जीत हासिल करेंगे, हिंसा से आंदोलन कभी सफल नहीं होता। इसके बावजूद दोस्तों ये जो बीजेपी सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और बोला जा रहा है, इस पर आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि गृह मंत्रालय को राजनीतिक बयान देने की जगह ऑफिशियल बयान देना चाहिए, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल लगातार बनता जा रहा है दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार कैमूर में एक सभा करने के लिए गए थे, जहां पर नीतीश कुमार के सामने जनसभा में मुर्दाबाद के नारे लगे दोस्तों। आरआरएफ और एमआरसी एडजस्टमेंट की मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया, विरोध किया गया दोस्तों। नीतीश कुमार रैली को संबोधित कर रहे थे, तब ये बवाल देखने को मिला। हालांकि मंत्री प्रयास कर रहे थे कि स्थिति को संभाला जाए, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और कई जगह लोगों की नाराजगी अब स्पष्ट तौर से उभर कर सामने आने लगी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में इस बार जरूर कुछ बड़ा हो सकता है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी के द्वारा लगातार उठाए जा रहे कर्नाटका के अलंद विधानसभा सीट और महादेवपुरा विधानसभा सीट के मामले को लेकर दोस्तों जनता के बीच में एक अवेयरनेस देखने को मिल रहा है, यानी जनता इस मामले को लेकर एक जागरूकता दिखा रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने जो नारा दिया था उसका व्यापक असर दिखाई देने लगा है। दरअसल खबर यह सामने आई है जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बस पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे दोस्तों, उनका अभिवादन कर रहे थे। और इस दौरान जैसे ही लोगों की तरफ वो देखते हैं दोस्तों और उनको हाथ जोड़ते हुए अभिवादन करते हैं, तो वहां पर मौजूद कई सारे लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा देते हैं दोस्तों। वीडियो में दावा किया गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सुनने के बाद सम्राट चौधरी बस से दूसरी ओर देखने लगते हैं दोस्तों, यानी पहले जहां देख रहे होते वहां से मुड़ जाते हैं ताकि उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। कुल मिलाकर दोस्तों वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस वीडियो में यह दावा किया गया है दोस्तों उसे लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल बीजेपी वालों से पूछे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए बिहार पहुंचे दोस्तों। राहुल गांधी के स्वागत के लिए 9:30 बजे के आसपास पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और राज्यसभा के सदस्य अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे दोस्तों। इस दौरान एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों ने राहुल गांधी के स्वागत में नारे लगाए और राहुल गांधी जो बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वही नारा दोहराते हुए लोगों ने कहा कि इस बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार में हर जगह गूंज रहा है। पार्टी के बैनर झंडे हर जगह लगे हुए थे दोस्तों और माहौल कांग्रेसमय बिहार के अंदर दिखाई दे रहा था। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पार्टी की ओर से कई और बड़े फैसले लिए गए हैं दोस्तों। अति पिछड़ा वर्ग से कांग्रेस पार्टी ने 10 बड़े वादे करते हुए कहा है कि हमारी सरकार बनवाइए, आपके लिए हम 10 वादे पूरा करेंगे। और ये जो वादे तैयार किए गए हैं ये सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ बैठकर हमने तय किया है, यानी ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस पार्टी या फिर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी ने अकेले ये सब तैयार किया। हम सब बैठकर नेताओं ने तय किया है कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हमको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए और हमने वही किया। आप लोगों से वादा करते हैं कि हमें समर्थन करिए, हम आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे और 10 के 10 वादों को धरातल पर उतारा जाएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कुछ दिनों पहले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के द्वारा एक बयान दिया गया था दोस्तों, जिसे दूसरे तरीके से मोड़ते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि बीआर गवई हिंदू विरोधी हैं। हालांकि बीआर गवई ने स्पष्ट तौर पर बोला कि वो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, उन्होंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी उल्टा नहीं बोला और आगे भी कभी नहीं बोलेंगे। वो सारे धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, सबका सम्मान करते हैं। इस स्पष्टीकरण के बावजूद दोस्तों बीआर गवई को बार बार घेरा गया और बीआर गवई ने स्पष्ट कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं था दोस्तों। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक एकेडमिक समूह 269 वे फ्राइडे ग्रुप के कार्यक्रम में बोलते हुए गवई ने कहा कि बेंच में उनके साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल थे जब उन्होंने कई सारे बड़े फैसले लिए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने में उन्हें बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती थी, बेहद संतुष्टि मिलती थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है, यानी एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार को सजा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उन्होंने जो भी कार्रवाई की, जो भी कदम उठाया है, उनको अच्छा लगा कि उन्होंने मानवीय पहलुओं को आगे रखा है। कुल मिलाकर दोस्तों जस्टिस बीआर गवई के द्वारा अब ये जो बयान आया है इस पर कुछ लोग और ज्यादा भड़कने वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बीआर गवई हमेशा से बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ रहे हैं और बुलडोजर न्याय कभी नहीं हो सकता, बुलडोजर अन्याय का प्रतीक है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और बीआर गवई की बात से अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें जेल से रिहा होने के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने अपने समर्थकों से मुलाकात की दोस्तों और लंबी बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों का जवाब भी दिया है दोस्तों। दरअसल उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग बीएसपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में खबरें छपी थी कि उनकी पत्नी यानी आजम खान की पत्नी ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मुलाकात की थी, तो क्या वो बसपा में जाने को लेकर भी कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इस पर अपने अंदाज में आजम खान कहते हैं कि हम बिकाऊ नहीं, हमारा भी
चरित्र है, यानी वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता है आजम खान, जिनको कभी भी समाजवादी पार्टी से इतर किसी और पार्टी में देखा ही नहीं जा सकता। लोगों को पता है कि सपा का मतलब आजम खां का मतलब सपा है, क्योंकि आजम खान शुरू से ही मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं दोस्तों, और सपा की विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा को काफी आगे ले जाते रहे हैं दोस्तों, और हमेशा से उन्होंने एक बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में निभाई है। और इसीलिए आजम खान का किसी और पार्टी में जाने को लेकर जो चर्चा भी अगर करेंगे तो वो भी शायद बेईमानी होगी, और कहीं ना कहीं आजम खान ने इन बातों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है कि वो कहीं जा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई है दोस्तों। वो प्लेन में इकोनॉमिक क्लास में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यानी नॉर्मल तरीके से प्लेन में यात्रा करते हैं राहुल गांधी। जैसे आम जनता यात्रा करती है वैसे ही राहुल गांधी भी यात्रा करते हैं। कोई चार्टर प्लेन राहुल गांधी के लिए नहीं उड़ता, जो कुछ नेताओं के लिए आप लोग जानते हैं दोस्तों की उड़ा करता है। चाहे वो कहीं भी जाए, किसी पार्टी के अपने कार्यक्रम में चले जाए, कार्यकर्ता सम्मेलन में चले जाए, चार्टर प्लेन से ही जाते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये सरलता को दिखाता है दोस्तों कि वो आम जनता के साथ में प्लेन में यात्रा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले में? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के आलमनगर विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन की गांठ सतह पर आनी शुरू हो गई है दोस्तों, यानी जो इनके बीच में आपस में विवाद चल रहा है वो खुलकर सामने आ गया है। दरअसल खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव इस सीट पर जेडीयू के नेता है दोस्तों। गठबंधन के घटक दल लोजपा आर ने इसके विरुद्ध बगावती रुख अपना दिया है, यानी जेडीयू के वर्तमान विधायक के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की पार्टी ने बदलाव यात्रा का आह्वान किया है दोस्तों, बदलाव रैली का आह्वान किया है। क्या ये बदलाव स्थानीय विधायक के खिलाफ होने जा रहा है? अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में तलवारें खिंची पड़ी है, वो दिन दूर नहीं जब एनडीए गठबंधन एक बार फिर से छिन्न भिन्न होता दिखाई देगा, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें गठबंधन की पेशकश मेरी कमजोरी नहीं है, आरजेडी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी अभी बिहार के दौरे पर है दोस्तों, और कई सारे उनके अलग अलग दावे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार के अंदर जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अब बिहार में वो ज्यादातर सीटों पर अपना दबदबा दिखाएंगे। और पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें चुनाव जीत गई थी दोस्तों, और इस बार फिर से उन्होंने 6 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन 6 सीट नहीं मिली। तो अब उन्होंने कहा है कि वो अकेले मैदान में जाएंगे, और ये उनकी कोई कमजोरी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने एक तरीके से चेतावनी भी जारी कर दी है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी के हरियाणा के करीबी नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर सद्भावना यात्रा निकालने जा रहे हैं दोस्तों। 5 अक्टूबर से यात्रा शुरू होगी और 2600 से 2800 किलोमीटर वो कवर करेंगे। एक युवा नेता है और हरियाणा में पार्टी के लिए समर्थन जुटाने का वो प्रयास भी कर रहे हैं दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ प्रियंका गांधी ने वायनाड की महिला की मेहनत और कला को सराहा दोस्तों, और बांस की टोकरी भी बनाई है। प्रियंका गांधी अभी बहुत दिनों से वायनाड में है दोस्तों, लगातार स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रही है और उनके हालचाल को जानते हुए हर स्थिति के लिए वायनाड के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि एक सांसद को कैसे काम करना चाहिए। अमूमन दिल्ली में वो रहती हैं दोस्तों, लेकिन जब उनको टाइम मिला है तो वो एक लंबे समय के लिए वायनाड पहुंची है और स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है। हर तरीके से उनका सहयोग लिया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सेकिया ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जुबिन गर्ग को संदिग्ध मौत के मामले पर न्याय दिलाने के लिए सीबीआई के जांच की मांग की है दोस्तों। अब देखते हैं इस लेटर पर क्या कोई रिस्पांस सामने आएगा या नहीं आएगा। इसी के साथ में एक और हरियाणा के नेता बृजेंद्र सिंह मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों, यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी ओर हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में अपना प्रभाव रखने वाले पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से राज्य के दौरे पर निकलेंगे दोस्तों। हिसार व भिवानी के सांसद भी रह चुके हैं कुलदीप बिश्नोई, लेकिन धीरे धीरे करके उनका पूरी तरीके से प्रभाव कम होता जा रहा है दोस्तों। 2024 में वो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को प्रमुख चेहरे के तौर पर प्रमोट किया जा रहा था। 58 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आदमपुर में उनके बेटे भव्य बिश्नोई की हार हो गई, लेकिन वे अपने पारिवारिक सदस्य हुडा राम को फतेहाबाद और मित्र रणधीर पनिहार को नलवा विधानसभा सीट से चुनाव जितवाने में कामयाब रहे। तो ऐसे में उनका बेटा ही जब चुनाव हार गया तो एक तरीके से उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर अब सवाल खड़े हो गए दोस्तों। ऐसे में अब कहीं ना कहीं वो अपनी वापसी करवाना चाहते हैं, अपना दबदबा एक बार फिर से हरियाणा और राजस्थान की कुछ सीटों पर मनवाने के लिए नए प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के पूर्व सांसद यानी फैजाबाद के पूर्व सांसद विनय कटिहार ने बुधवार को विवादित बयान देते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को जल्द से जल्द अयोध्या जिला छोड़ने की धमकी दी है। दोस्तों, उन्होंने मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, इस तरीके का विवादित बयान दिया है। कई दिनों से इनको राजनीति में अलग थलग रखा गया था, लेकिन एक बार फिर से इस तरीके का बयान देकर नए नए विवादों को उपजाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अभाव में धन्नीपुर मस्जिद की योजना को खारिज कर दिया। दोस्तों, यानी जो अयोध्या का फैसला हुआ था तो उसमें एक मस्जिद बनाने की भी इजाजत दी गई थी, लेकिन उस मस्जिद के बनने से पहले जो कागजी काम होते हैं उसमें काफी ज्यादा त्रुटियां बताई गई है, जिसके कारण इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों, मस्जिद निर्माण की यानी लेआउट बनने पर ही कोई ना कोई सवाल खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद की योजना को खारिज कर दिया, जिसके कारण अब ये बयान देकर नया विवाद उपजा रहे हैं। बीजेपी के नेता 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, जो पूरे मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं, अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये आपसी भाईचारे को और गंगा जमनी तहजीब के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, जो अब अचानक से इस तरीके का भाषण देकर फिर से राजनीति में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, जय से ज्यादा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।